हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस इज सुरभि, वेलकम टू स्टडी हैक्स। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज के जो करंट अफेयर्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। प्लीज़ ध्यान से इसको पूरा सुनिएगा। अगर किसी भी आर्टिकल या किसी भी लाइन या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए। आज का जो डे है वो हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। जो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है और जो लोग ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं, उस चीज़ के खिलाफ लड़ना है, सोसाइटी से इस चीज़ को ख़त्म करना है। कई बार ड्रग्स लेने से कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ही भयानक रहती है सोसाइटी में। तो इसी इसी को ही ख़त्म करने के लिए 26 जून को हर साल इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। गोल जो है कि इंटरनेशनली सोसाइटी फ्री करना है ड्रग्स से। थीम जो है इसकी 2021 की शेयर फैक्ट ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। ठीक है, शेयर करने हैं कि कैसे हम ड्रग्स को ख़त्म कर सकते हैं और लोगों की जान को हम बचा सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 7 दिसंबर 1987 को इस डे को क्या किया गया था, डिसाइड किया गया था कि 26 जून को हम इंटरनेशनल डे ड्रग्स इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को सेलिब्रेट करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है उससे रिलेटेड। ड्रग्स जो अब्यूज़ होता है ऑल ओवर वर्ल्ड या इंडिया में, उससे रिलेटेड हम फैक्ट देख लेते हैं। जो रिपोर्ट निकल के आई, इसी डे से रिलेटेड एक रिपोर्ट निकल के आई जिसका नाम था वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। रिसेंटली ही यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसके द्वारा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 को रिलीज़ किया गया। इसमें बताया गया कि जो लॉकडाउन की ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का क्या हुआ, इंक्रीज़ देखने को मिला। ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग में और लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम भी किया गया। बिकॉज आप देख सकते हैं जब लॉकडाउन लगा था लास्ट ईयर 2020 में, तो कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोग स्ट्रेस में भी आ गए। ठीक है, घर पे खाने को खाना नहीं है, पैसा नहीं है, जॉब चली गई है। उससे रिलेटेड जो लोग डिप्रेशन में आ गए उनके द्वारा भी ड्रग्स का, अल्कोहल का, इन सब चीज़ों का कंजप्शन किया गया। तो ये काफ़ी बड़ा। ठीक है, बिटवीन अगर 2010 और 19 की अगर बात करें तो नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं यूज़ किया उन्होंने ड्रग्स, जो इंक्रीज़ हुआ 22% इंक्रीज़ हुआ 2019 तक, 2010 और 19 तक। ठीक है, अराउंड 275 मिलियन जो पीपल हैं। ठीक है, देखिए कितने ज़्यादा लोग हैं जो यूज़ करते हैं ड्रग वर्ल्ड वाइड लास्ट ईयर, यानी कि 2020 की बात हो रही है। ये रिपोर्ट जो निकल के आई ना, जितना भी डाटा एनालाइज किया है इन्होंने 2020 का ही किया है। ठीक है, इसलिए ही आपकी जो रिपोर्ट देखने को मिली है 2021 में। 36 मिलियन पीपल जो सफ़र करते हैं ये ड्रग के कारण, जो डिसऑर्डर हो जाते हैं लोगों को, वो लोग हैं ग्लोबली अगर देखो 36 मिलियन पीपल हैं। ठीक है, कोविड-19 क्राइसिस भी इसमें काफ़ी अहम रोल अदा किया। कोविड-19 क्राइसिस जो देखने को मिला, इसके कारण, कोविड-19 के कारण मोर देन 100 मिलियन पीपल एक्सट्रीम पॉवर्टी में गए। ठीक है, गरीबी गरीबी में गई। ठीक है, गरीबी का सामना करना पड़ा 100 मिलियन पीपल को। उसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं थी, इनइक्वालिटीज़ भी देखने को मिली। वर्ल्ड लॉस टू 255 मिलियन जॉब, यानी कि अगर ग्लोबल की बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, 255 मिलियन जॉब्स गई हैं लोगों की 2020 में, यानी कि लास्ट ईयर। मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी इसके कारण देखने को मिली। अगर किसी पर्सन के पास जॉब नहीं है, खाने को घर पे खाना नहीं है, पैसा नहीं है, ये सब चीज़ें जो हैं, इनइक्वालिटी देखने को मिली। ठीक है, उसके कारण मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी लोगों की हुई, जिसके कारण इनका कंजप्शन भी ज़्यादा हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। अगर ओपियम की बात करें, ओपियम यानी कि अफ़ीम। ठीक है, अफ़ीम बोलते हैं। तो इसका जो आप देख सकते हैं, इसकी जो प्रोडक्शन रहती है, यहाँ पे देखिए गोल्डन ट्रायंगल और यहाँ पे क्या, गोल्डन क्रिसेंट। ठीक है, तो जो ईरान है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलती है किसकी, ओपियम की। और यहाँ पे बुर्मा, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, जो ट्रायंगल बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ओपियम की प्रोडक्शन देखने को मिलती है और बीच में हमारी इंडिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी ह्यूज तौर पे देखने को मिलती है हमारी कंट्री में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड। ये आप देखिएगा, गोल्डन ट्रायंगल जो है ये बनाता है ओपियम प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं। और ये गोल्डन क्रिसेंट जो है, ये आपको पता होना चाहिए, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। गोल्डन ट्रायंगल बुर्मा, थाईलैंड, बुर्मा यानी कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस,
वियतनाम। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये सारा जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं इसी डे से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम इन टॉर्चर। लोगों को टॉर्चर किया जाता है, बच्चों को ज़्यादातर टॉर्चर किया जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ख़त्म करना है, सोसाइटी से सपोर्ट प्रोवाइड करवानी है ताकि ये सब चीज़ें ना हो सोसाइटी में। ऑब्जर्व जो किया जाता है 26 जनवरी को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ताकि अवेयरनेस फैला सके लोगों में कि जो ह्यूमन टॉर्चर है उसको ख़त्म किया जा सके। नॉट ओनली अनएक्सेप्टेबल बट इट इज़ ऑल्सो अ क्राइम। ठीक है, मतलब ये क्राइम की ही कैटेगरी में आ जाता है टॉर्चर करना है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप अगर देखें टॉर्चर है, चिल्ड्रंस को सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और अमंगस जो रिफ्यूजीज रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आपने सुना ही होगा ये नाम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ है, क्यों न्यूज़ में है ये, आइए देखते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट, क्या मतलब है इसका, माइंड में आया ही होगा आपके कि मतलब किस बारे में बात हो रही है, ग्रे लिस्ट में कौन है अभी कंट्री, प्लीज़ सोचो। ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं आगे स्टार्ट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF, इसके द्वारा बोला गया है कि जो पाकिस्तान है वो अभी ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रहेगा। ठीक है, इसको ब्लैक लिस्ट में डालने की मतलब बात की गई थी, बट ये ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रहेगा बिकॉज जो टर्म एंड कंडीशंस जो गाइडलाइन जारी की गई थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा, ठीक है, तो ये फुलफ़िल नहीं कर पाई पाकिस्तान। बिकॉज आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा टेररिज्म आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है। ऊपर से जो तालिबान का सपोर्टर भी है पाकिस्तान, कहाँ पे, अफ़गानिस्तान में काफ़ी सपोर्ट करता है ये तालिबान को। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है रिटेन अभी रहेगा ग्रे लिस्ट में। पहले हम देख लेते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बॉडी है। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई 1989 में। कब, G7 कंट्रीज़ के द्वारा, जब G7 समिट हो रही थी कहाँ पे, पेरिस में। G7 की पहले बात कर लेते हैं, एक तो रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा, आपको ये कंट्रीज़ याद हो जाएंगी। ठीक है, मैं डेली आपको रिवाइज करवाऊंगी जो रिपीट हो रही होंगी चीज़ें। ठीक है, G7 कंट्रीज़ पहले क्या थी, G8 कंट्रीज़ थी। किसको बाहर निकाला गया, रशिया को बाहर निकाला गया। कब निकाला गया, 2014 में। क्यों, क्योंकि ये क्या क्या इशू था, क्योंकि जो रशिया ने क्या किया था, यूक्रेन का क्रीमिया वाला जो पार्ट था उसको क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था ताकि वो ब्लैक सी पे अपनी क्या कंट्रोल कर सके। G7 कंट्रीज रह गई फिर जर्मनी, कौन कौन सी है G7, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, USA, इटली एंड जापान, और रशिया बाहर निकल गया। ठीक है, तो G7। उसी के अलावा G20 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, टर्की है, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो G7 कंट्रीज़ के द्वारा क्या किया गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। कब, पेरिस, आपको सबमिट देखने को मिली कहाँ पे, पेरिस सबमिट थी वहाँ पे G7 सबमिट की तब। ठीक है, कब, 1989 में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशन की वॉच डॉग माना जाता है। ठीक है, एक तो ये बात, एक सेकेंड, एक, हाँ, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इसका काम क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, कि स्ट्रेंथ करना, जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना। ठीक है, एक रहती है एंटी टेरर फाइनेंसिंग। एंटी टेरर फाइनेंसिंग को पहले ऐड ऑन नहीं किया गया था। जब अमेरिका में क्या हुआ, हमला हुआ था 2001 में। ठीक है, जो बिल्डिंग के अंदर मतलब प्लेन घुसा दिया था और ब्लास्ट हो गया था। ठीक है, बिल्डिंग सारी गिर गई थी। तो क्या हुआ उस टाइम, तो सोचा गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इन कंट्रीज़ के द्वारा, कि टेररिस्ट के पास मतलब प्लेन खरीदने के पैसे आए कहाँ से। ठीक है, ये सारी चीज़ें सोची गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में एंटी टेरर फाइनेंसिंग को भी जोड़ दिया गया कि निगरानी रखेंगे कि जो फाइनेंसिंग की जाती है टेररिज्म को, वो कहाँ से की जाती है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को टैकल करके चला जाएगा। जैसे आपने पुलवामा हमला भी देखा था। ठीक है, वहाँ पे भी जो गाड़ी जो दी गई थी ह्यूमन बॉम्ब की तरह वो आया, तो गाड़ी जो प्रोवाइड करवाएगी, फाइनेंसिंग की गई होगी। ठीक है, ऐसी चीज़ों को
टैकल करना है, ये किसका काम है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। ये क्या करती है? रेगुलेट करती है, ऑपरेशनल मेजर कॉम्बैक्ट करती है ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? पेरिस में। करंटली अगर देखें तो 39 मेंबर्स हैं इसके, इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इंडिया मेंबर है या नहीं? इंडिया मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें लिस्ट इसमें इंक्लूडेड है, लिस्ट में वैसे भी लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा एंड तालिबान भी इसमें इंक्लूडेड है। पाकिस्तान मतलब फुलफिल नहीं कर पाया जो कंडीशंस यानी कि गाइडलाइंस दी गई थी, इसी के चलते ये ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। एक रहती है ब्लैक लिस्ट रहती है, ठीक है, एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक रहती है ब्लैक लिस्ट, ठीक है, एक रहती है ग्रे लिस्ट। यहाँ से आपका होमवर्क है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आज के टाइम में। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है? होमवर्क। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी है क्या? ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते होंगे मिशन कर्मयोगी क्या है। सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म का काम किया जाएगा हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, जो पहले से जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है उसमें चेंजेस लाए जाएंगे। डिजिटली ट्रेनिंग होगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिविल सर्विस सर्वेंट्स के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा कि अच्छी डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जा सके जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। ठीक है, मिशन कर्मयोगी अभी न्यूज़ में क्यों है ये हम देख लेते हैं पहले। फॉर्मर इन्फोसिस सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SD शिबू लाल, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ अ 3 मेंबर टास्क फोर्स। ये क्या करेंगे? ये पूरे शेड्यूल रेडी करेंगे। अपॉइंट इनको किया गया एज अ चेयरपर्सन, तो ये हेल्प करेंगे गवर्नमेंट की कि जो मेजर ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो अभी लाए जाएंगे सिविल सर्विसेज में थ्रू अम्बिशियस मिशन कर्मयोगी, इसका पूरी देख रेख ये करेंगे। ठीक है, इनके अंडर ये रहेगी। नेशनल जो प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको बोला गया मिशन कर्मयोगी, ये जो लॉन्च किया गया ताकि ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट देखने को मिले। जो रूल बेस्ड ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग रहती है ना लपसना में, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जो ट्रेनिंग रहती है, जो पहले ट्रेनिंग चल रही है उसको मतलब क्या किया जाए? अपडेट किया जाए, कुछ नए रिफॉर्म्स लाए जाएं। ठीक है, ताकि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मतलब डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके सिविल सर्विसेज में हमारी कंट्री में, और एनहेंस किया जा सके सिटीज़न एक्सपीरियंस, ताकि उनको सिटीज़न एक्सपीरियंस मिल सके फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, ताकि अवेबिलिटी जो है वर्क फोर्स से रिलेटेड, ठीक है, उसको भी इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है यानी कि मिशन कर्मयोगी, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लेट किया जाएगा पब्लिक ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल, जो अप्रूव एंड मोनिटर करेगी सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स को। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है ये हार्मोनाइज ट्रेनिंग स्टैंडर्ड में इसमें क्या होंगे? रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जाएगा, फैसिलिटी अच्छी क्रिएट की जाएगी, रिसोर्सेज अच्छे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, सुपरवाइजरी ओवरऑल देखने को मिलेगा ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में। ऑपरेट किया जाएगा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ब्यूरोक्रेट्स के लिए, यानी कि सिविल सर्विसेज जो हैं उसमें, ये सिविल सर्वेंट्स के लिए। कोऑर्डिनेशन यूनिट हेडेड जो यानी कि कोऑर्डिनेशन यूनिट है वो किसके द्वारा हेड की जाएगी? कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लीजिए मिशन कर्मयोगी के रूल बेस्ड और रोल बेस्ड, यानी कि रूल बेस्ड और रोल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट किया जाएगा, यानी कि शिफ्ट फ्रॉम जो रूल बेस्ड है उसको शिफ्ट करके रोल्स बेस्ड पे इसको लाया जाएगा। ऑन साइट लर्निंग यानी कि जो ऑफलाइन जो लर्निंग होती थी उसको चेंज करके ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, ऑफलाइन लर्निंग को ऑनलाइन लर्निंग में कन्वर्ट किया जाएगा। लिंक किया जाएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिविल सर्वेंट्स के लिए। ट्रेनिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मिनिस्ट्रीज जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगी एंड को क्रिएट करेगी कॉमन लर्निंग इकोसिस्टम। फोकस दिया जाएगा मैसिव ट्रेनिंग ऑन ई लर्निंग पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिशन कर्म जो कि किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पीटर पैन सिंड्रोम। पीटर पैन सिंड्रोम क्या होता है? आपने मूवी देखी है कोई मिल गया? ठीक है, उसमें क्या बता रखा है ऋतिक रोशन जो है
वो मतलब बड़ा तो हो जाता है, बट बिहेव किस टाइप से करता है, वो बच्चों जैसा बिहेव करता है, माइंड उसका क्या है, बच्चे जैसा। तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, पीटर पैन सिंड्रोम। ये तो रहती है, ठीक है, ज़्यादातर मेंस में देखने को मिलती है, पुरुषों में ये देखने को मिलती है। पर्सन जो है वो, ये न्यूज़ में क्यों है, पहले हम ये देख देख लेते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, मुंबई के स्पेशल कोर्ट के द्वारा एक पर्सन को रिहा कर दिया गया है जिसने सेक्सुअली असॉल्ट किया था एक माइनर गर्ल का, ठीक है, ये 23 ईयर ओल्ड का पर्सन था। इसको अभी रिहा कर दिया गया है क्योंकि ये बीमारी से जूझ रहा था, कौन सी, पीटर पैन सिंड्रोम। अभी बताया ना, पीटर पैन सिंड्रोम, यहाँ पिक में देख सकते हैं। मतलब आप बड़े तो हो जाते हैं बट आपका माइंड जो है वो बच्चों जैसा होता है, ठीक है, इस पिक में। और कोई मिल गया मूवी तो देखी होगी, किस किसने देखी है प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। तो ये जो मूवी में बता रखा है कि मतलब ऋतिक रोशन जो बड़ा हो गया बट इसका माइंड जो है वो बच्चों जैसा ही है, पीटर पैन सिंड्रोम इसको बोला जाता है। सिंड्रोम जो है, इसका नाम जो है आफ्टर 1919 में एक बुक आई थी, ठीक है, फ्रिक्शनल करेक्टर उसमें बताया गया था, पीटर पैन, ठीक है, इज ए केयर फ्री यंग बॉय हु नेवर ग्रो अप। मतलब बॉय तो यंग है बट वो माइंड से ग्रो अप नहीं हो पाया। करेक्टर जो है वो जो क्रिएट किया गया था स्कॉटिश नॉवलिस्ट जो है जेम्स मैथ्यू बैरी के द्वारा, स्कॉटलैंड के ये नॉवलिस्ट हैं। सिंड्रोम जो है ये रिकॉग्नाइज नहीं की गई, यानी कि ये जो बीमारी है पीटर पैन सिंड्रोम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है एज अ हेल्थ डिसऑर्डर। सोशल साइकोलॉजिकल फिनोमिना इसको बोला जाता है। ये मेंटल हेल्थ कंडीशन, यानी कि जो दिमागी जो प्रॉब्लम्स रहती है वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है इसका। कैन अफेक्ट वंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, कुड अफेक्ट वंस डेली रूटीन, यानी कि डेली रूटीन में, रिलेशनशिप्स में, वर्क एथिक या रिजल्ट जो एटीट्यूशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं कि बच्चों जैसी हरकतें करना, ठीक है। अफेक्ट जो पीपल, यानी कि लोगों के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है इसका, डू नॉट वांट फील अनेबल ग्रो अप, यानी कि ये चाहते हैं, इसमें इस बीमारी में क्या रहता है कि बच्चे जिन जो ये बीमारी से जूझ रहे हैं वो चाहते हैं कि हम बच्चों की तरह ही रहें, ठीक है, बच्चों की तरह बिहेव करें। वैसे ही छोटी क्लासेस में अगर आप, वो 10th में है बच्चा तो वो 5th या 4th क्लास में बैठ जाएगा जाके, जैसे उस मूवी में दिखाया गया था, कोई मिल गया मूवी में, ठीक है। फील करेंगे अनेबल ग्रो अप, ठीक है। सिंड्रोम जो ये है, यानी कि ये जो बीमारी है ये अफेक्ट करता है, किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, रिस्पेक्टेबल जेंडर, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, रेस का हो, किसी भी कल्चर का हो, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ये जो बीमारी देखने को मिलती है ये मोस्ट कॉमनली मेंस में देखने को मिलती है, कि पुरुषों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आई होप आपको ये बीमारी से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है, अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली, हमारी जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहाँ के सीएम हैं, ठीक है, इनके द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना, ये योजना का जो नाम है इसी से ही आप पता लगा सकते हैं कि किस बारे में बात हो रही है, स्कीम में है क्या, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी जो कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उनकी फैमिलीज़ को, ठीक है। प्रोवाइड करवाया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि फाइनेंशियल जो सहायता वो प्रोवाइड करवाई जाएगी उन फैमिलीज़ को जिन फैमिलीज़ के द्वारा अपने मेंबर खो दिए गए हैं कोविड-19 पैंडेमिक में। 50,000 ग्रांट दी जाएगी, विल बी, यानी कि 50,000 दिया जाएगा, विल बी प्रोवाइडेड एवरी फैमिली जिनके मेंबर्स चले गए हैं इस दुनिया से, ठीक है, ड्यू टू पैंडेमिक। पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी 2500 पर मंथ, जिनकी फैमिली का एक लौता पर्सन था कमाने वाला, उसकी डेथ हो गई है, उसको, उन फैमिलीज़ को 2500 पर मंथ दिए जाएंगे। अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर्स में आपने देखा होगा कि विंडो 10 अभी तक यूज़ हो रही थी, अब न्यू इंट्रोड्यूस कर दी गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, विंडो 11, ठीक है, अब इसका यूज़ देखने को मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली इनके द्वारा लॉन्च किया गया है न्यू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडोज़ 11। ये इसको बोला गया नेक्स्ट जनरेशन विंडोज़ के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। रिलीज़ की गई है ये नियरली 6 ईयर आफ्टर, यानी कि पहले जो विंडो 10 लॉन्च की गई थी 2015 में, अब उसके 6 साल बाद विंडो 11 को लॉन्च किया गया है। क्लियर है इतना। ये उन पीसीज में इंस्टॉल होगी, यहाँ पे इंटेल 6th एंड 7th जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलेगा, सॉरी,
इसमें क्या है, उन पीसीस में इंटेल जिसमें 6th and 7th जनरेशन प्रोसेसर विल नॉट बी एलिजिबल टू दी, उन पीसीस में यानी कि पर्सनल जो कंप्यूटर्स रहते हैं जिसमें 6th and 7th जनरेशन प्रोसेसर है, उसके लिए विंडो 11 क्या है, एलिजिबल नहीं है। आई होप आपको अभी ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। तो इसके जो सीईओ हैं वो है सत्या नाडेला, इसके सीईओ हैं। फाउंडेड कब किया गया इसको, 1975 में। 1975 में क्या हुआ था, हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। 1975 to 77 ऐसे याद रख लेगा, ठीक है। उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। तो मैक्सिको यूएसए में इसको फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर इसके यूएसए वाशिंगटन में है। फाउंडर कौन है, बिल गेट्स एंड पॉल एलन इसके फाउंडर्स हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है डिफेंस और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड न्यूज़ है। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। ये कमीशन किया जाएगा, कब किया जाएगा, 2022 में, ठीक है। ये हमारी कंट्री के द्वारा ही डेवलप किया गया है इंडिजीनियसली, यानी कि अपनी ही कंट्री में इसको डेवलप किया गया है। यूनियन जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो लॉन्च किया जाएगा, यानी कमीशन किया जाएगा, कब किया जाएगा, 2022 में, नेवी के लिए, ठीक है। ये जो है एयरक्राफ्ट कैरियर जो है फर्स्ट, ये बिल्ड कहाँ पे किया गया, बनाया कहाँ पे गया इसको, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची केरला में आपको देखने को मिलता है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा इसको रेडी किया गया है, ठीक है। इसका जो नामकरण किया गया, यानी कि इसका नाम क्या रखा गया, आईएनएस विक्रांत, मेमोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। ये जो है 262 मीटर्स आप इस लॉन्ग देख सकते हैं, ये 62 मीटर वाइड है, ये चौड़ा है। डिस्प्लेस अबाउट 40,000 मीटर टन ये सामान या फिर एयरक्राफ्ट को लेके जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आइए देखते हैं। इंदौर, इंदौर क्यों मेंशन कर रखा है, ठीक है, सस्पेंस तो रहेगा ही। अब देखते हैं इंदौर यहाँ पे क्यों मेंशन है, ठीक है। माइंड में कुछ चीज़ें आ रही होंगी, अब चलो सस्पेंस को ख़त्म कर देते हैं, ओके, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 देखने को मिला अभी, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ जो अवार्ड है, पहले तो आप मेरे को ये क्वेश्चन बताइएगा, स्मार्ट सिटीज़ जो मिशन है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर और किस किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये टारगेट्स रखे गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अभी इनके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020। इंदौर जो मध्य प्रदेश में सिटी है, इसके द्वारा टॉप किया गया है, यानी कि टाई देखने को मिली है। इंदौर जो है सिटी मध्य प्रदेश की, सूरत जो सिटी है गुजरात की, ठीक है। तो ज्वाइंटली इनको अवार्ड प्रेजेंट किया गया है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। वेयर एज उत्तर प्रदेश फॉलो बाय, यानी कि सेकंड पोजीशन पे क्या कौन सा रहा है, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे उत्तर प्रदेश आएगा, इंदौर, ठीक है, एक सेकेंड, चलो देखते हैं। स्मार्ट सिटी जो अवार्ड है गिवन जो है क्रॉस थीम इसमें दी गई, यानी कि किस प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सोशल एस्पेक्ट, गवर्नेंस, कल्चर, अर्बन इन्वायरमेंट, सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई, इकोनॉमी, बिल्ट इन्वायरमेंट, वाटर, अर्बन मोबिलिटी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इंदौर वैसे मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये क्या सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे रही है, ठीक है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी हर एक टॉपिक से रिलेटेड। फिर भी डाउट है इस सेशन से रिलेटेड तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिए। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो लिंक आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। पीडीएफ आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।